नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह से सरकार काम कर रही है और युवाओं को रोजगार को लेकर हो या फिर बात हो किसानों को लेकर, सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तरफ कोरोना काल है और दूसरी तरफ सरकार की योजनाएं, कितना लाभ जो है वो जनता को मिल पा रहा है। इसी से विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे डिप्टी ब्यूरो नर्मदा जी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़े, उनसे हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को कितना मिल पा रहा है। और साथ ही मध्य प्रदेश के मंदसौर से मेरे साथ रईस खान हमारे संवाददाता सीधा जुड़ेंगे, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाएं क्या वाकई में जन जन तक पहुंच रही है या नहीं। नर्मदा जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार की योजनाओं की अगर बात करें, जिसमें सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाओं की बात करें, क्या सरकार काम कर रही है? क्या वाकई में जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं? जी बिलाल जी, सरकार की पूरी पूरी कोशिश है सरकार की योजनाओं को जन जन तक और समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने की। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में अंतर देखा जा रहा है। बिलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की कुल जनता 2,55,41,198 की जनसंख्या में, जहाँ 76.76% आबादी गांव में निवास करती है, वहां तक संचार क्रांति और दूसरे माध्यम से पहुंचा पाना, जैसे सामान्य सी बात तो अगर शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर के सरकार अपनी तरह से बेहतरीन प्रयास कर रही है। दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई के द्वार के माध्यम से, जहाँ 2 सालों में कोरोना के कहर से स्कूल बंद थे, वहां पर सरकार ने बेहतरीन कदम उठाते हुए डिजिटल क्रांति के माध्यम से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने की है। लेकिन स्थिति फिलहाल अभी ये बनी हुई है कि आप जहाँ पे 76% जनता आबादी गांव में निवास करती है, वहाँ पे आप ऐसा इमेजिन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक गरीब तबका, वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या और गरीबी का स्तर इतना ज्यादा है कि रिचार्ज के लिए या फिर जियो मोबाइल के लिए एक गरीब किसान 170 रुपए कमाने वाला 250 रुपए का नेट पैक बनवा पाने में उनको असुविधा हो रही है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल, सरकार को इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। नर्मदा जी की जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, क्या वाकई में वो जन जन तक पहुंच रही है क्या नहीं। रईस, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, शराबबंदी को लेकर जो है एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, कितना लाभकारी साबित हो रहा है सरकार का ये कदम? जी बिलाल, मैं आपको बता दूं कि जहाँ शराबबंदी वाली बात है, तो देश में कुछ राज्य ऐसे जहाँ शराबबंदी लागू है, बावजूद उसके बाद 2 नंबर की शराब बिकती है। और मध्य प्रदेश में तो जो रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है, मध्य प्रदेश सरकार को शराब और पेट्रोल से मिलता है। शराबबंदी की जहाँ तक बात है तो बेमानी लगती है। फिलहाल तो इस समय मध्य प्रदेश में अभी ये 5वीं घटना थी मंदसौर जिले में, अवैध शराब से यहाँ 11 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार 7 बता रही है। तो हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी अवैध शराब जो सीमावर्ती राज्यों से आ रही है वो भी नहीं रोक पाए हैं। अवैध शराब का सप्लाई हम रोक नहीं पा रहे हैं। जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, राजनीति हो रही है। हम जहरीली शराब के परिवहन को नहीं रोक पा रहे हैं। शराबबंदी तो बड़ी बात है, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू है सबसे बड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो ये बिल्कुल और सिर्फ कहने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है सरकार को सोचना होगा, क्योंकि जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। नर्मदा जी, अगर बात छत्तीसगढ़ में की जाए तो जिस तरीके से शराब का अवैध कारोबार लगातार जो है कई राज्यों में फल फूलता हुआ हमें दिखाई देता है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ कुछ व्यवस्था है, किस तरह से आबकारी विभाग काम कर रहा है? जी, ये कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 15 साल बीजेपी के शासन के बाद जब कांग्रेस जिस हिसाब से सत्ता में आई, उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में सबसे टॉप पे यही बात थी कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मोर्चे पर विफल हो रही है। आज की स्थिति में हालात जी, मौजूदा स्थिति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बाकायदा छत्तीसगढ़ सरकार ने, बघेल जी के सरकार ने एक बाकायदा कारपोरेशन बनाकर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सरकार शराब को जहां घर घर पहुंचा रही है, घर घर पहुंचा। बिल्कुल। तो इतना बड़ा कारपोरेशन बनाकर इतना उसके लिए सेटअप इस तरीके से जब किया जाना संभव है, तो शराबबंदी क्यों नहीं? ये विवाद का
विषय है और एक गंभीर और बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए समय समय पर महिला संगठनों और सामाजिक संगठनों का विरोध सरकार को झेलना पड़ रहा है। बावजूद इसके सरकार बिल्कुल इस मामले पे क्यों चुप है, ये समझ से पहले। जी बिल्कुल तो सरकार को जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अवैध शराब का कारोबार हो या फिर जहरीली शराब पीने से लोगों की लगातार जो है मौतों का वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रईस, अगर बात मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर की जाए, क्योंकि कुछ इस तरह से जो संविदा कर्मी है वो किसी भी विभाग के हों, प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई देते हैं और मध्य प्रदेश में लगातार ये सिलसिला जारी है। उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है ताकि युवाओं को भी रोजगार दिया जाए और जो संविदा कर्मी है उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए कदम उठाया जाए? जी आपने जो सवाल किया है, अभी हमारे यहाँ पंचायत कर्मियों की हड़ताल चल रही है। जी हड़ताल है, लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने तालाबंदी कर दी है। उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार की पुरानी कर हम्म करने की बात थी। तो इससे पूर्ववर्ती सरकारें रही, जिसमें शिवराज सिंह चौहान 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, 5 मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार गिर जाने के बाद पुनः शिवराज सिंह पदासीन। तो जो वादे किए गए थे वो वादे कहीं पूरे हुए नहीं। और पिछले कोविड काल से लगा के इस कोविड काल तक हमने देखा है कि कई ऐसे विभाग हैं जहाँ तनख्वाहें भी नहीं पा रही है। सरकार माली हालत खराब है, कंगाली की स्थिति में सरकार है। तो नई नौकरी देना तो फिलहाल मुझे नहीं सरकार भी नई नौकरी दे पा रही है, बल्कि जो उनसे वादे जरूर किए लेकिन उन्हें भी कहीं नियमित नहीं कर पा रही है सरकार। फिलहाल जो है दे रही है, पंचायत कर्मी हड़ताल कर काम बंद किया हुआ है उन्होंने, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार। बिल्कुल, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो दावे और वादे चुनाव के वक्त किए जाते हैं तो सरकार को उन पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। नर्मदा, अगर बात छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार की जाए, कितनी रफ्तार से युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में सरकार कदम उठा रही है? उद्योग की अगर बात की जाए, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या फिर लघु उद्योग हो, उसको लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं जिसका फायदा युवा को मिल सके? जी बिलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में अभी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-2024 लागू है। सरकार एक तरफ दावे तो जरूर कर रही है कि रोजगार के तमाम संसाधन और साधन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ताजा आंकड़ा के हिसाब से, MIC के ताजा रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद बेरोजगारी दर 3% है। शासकीय आंकड़े बताते हैं, जहां तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के उन ताजा MIC के ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर हरियाणा, दिल्ली, गोवा, झारखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और केरल, त्रिपुरा की तुलना में बेरोजगारी दर घटी है। इस आंकड़े की अगर बात किया जाए, उस पर गौर किया जाए, तो बेरोजगारी का आंकड़ा 3% है, लेकिन वास्तविकता, जमीनी हकीकत कुछ और कह रहे हैं। तमाम सरकारी दावे यहाँ खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से जो हालात, हमने पिछले दिनों इस मामले में एक बार और चर्चा की थी आपसे, हमने देखा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और कोरोना के वैक्सीन को लेकर जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो विधिवत तरीके से नहीं बट पा रहा है, इस वजह से लोगों को समस्या आ रही है। जो औद्योगिक संस्थान है वो अपने वर्करों में कमी और छटनी कर रही है। तो ये रही औद्योगिक की बात, उद्योग की बात। वहीं पे दूसरी ओर अगर स्वावलंबी बनाने की बात की जाए, तो सरकार जिन योजनाओं के दावे कर रहे हैं वो यहाँ पे धरातल में क्रियान्वित होते नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो सरकार को और तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को रोजगार भी दिया जाए। उद्योग के क्षेत्र में भी सरकार को कदम उठा। रईस, अगर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी योजना है जिसका फायदा जनता को मिल रहा है, या फिर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हालांकि कोरोना पर हम लोग कामयाबी पा रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। फिलहाल अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने बात की है, तो पूरे देश के बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, खासकर मंदसौर जिले की बात करूं, तो कमोबेश हालात पूरे देश में थे। लॉकडाउन इधर लगा हुआ था और इधर कोरोना चरम पे था अप्रैल और मई में। लोग बड़े बड़े शहरों में, हम बात भी करें इंदौर, भोपाल, मंदसौर जिला मुख्यालय है, यहाँ हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी।
रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जो मारामारी थी, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 800 से 1000 रुपए जिसकी एमआरपी, वो लोगों ने 30-40 हजार रुपए में खरीदा और इतने लोगों ने अपनी जान दी है। तो निश्चित रूप से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन जिला मुख्यालय में ये हालत थी, बेड के साथ साथ चिकित्सकों की भारी कमी थी। हजारों की तादाद में मरीज थे, देखने वाले चिकित्सक बहुत कम थे। तो स्वास्थ्य सेवाएं तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल में तो पूरी चरमरा गई थी। 18 लाख दावे करती रही, बाद में जब ब्लैक फंगस फैली तो बड़े की अपील और वीडियो आए जिसमें परिजन मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग होती है, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं और वे अपनी जान गंवा रहे हैं। और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और सुविधा वाली जो बात है, तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड जो योजना है, जो सरकार की योजना है, वो लागू की है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड बनवाए, लेकिन उसमें बिलाल जी सबसे बड़ी विसंगति है कि कई ऐसे गरीब जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, वो लिस्टेड हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल उन कार्ड्स को एंटाइटल नहीं करता है। तो ऐसे हालात में लोग कार्ड लिए भटकते रहते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता और अल्टीमेटली फिर उन्हें या तो जिला चिकित्सालय जाना पड़ता है। जिला चिकित्सालयों में भी ये हालत थी कि वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट छोड़कर बाकी सारी दवाइयाँ जो पेशेंट को बाहर से खरीदना पड़ रही थी। तो फिर सरकार कहाँ मददगार साबित हुई। अब सरकार जो है दावे कर रही है कि अब इंजेक्शन उपलब्ध है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, वो सब जब की आग लगने के बाद हम कुआं खोद रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं कि आएगी तो हम उसके लिए अभी तैयार। वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से चरमरा गई थी, गड़बड़ा गई थी। और ज्यादा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रईस, योजनाएं बना देना ही काफी नहीं है, उसको धरातल पर उतारना और व्यवस्था बनाना, सुचारू रूप से उसको चलाना, ये भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। नर्मदा, अगर बात छत्तीसगढ़ में किसानों से जुड़ी हुई मामले की जाए, क्योंकि किसानों को यूरिया मिल पा रहा है, दर बदर जो है ठोकरे खाने को मजबूर, फिर जो है प्राइवेट दुकानों से महंगे ऊंचे दामों पर किसान यूरिया खरीदने को मजबूर हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही, क्या योजनाएं हैं ताकि इस समस्या से निजात मिल सके किसानों को? जी बिलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के कुल आबादी का 17.21% हिस्सा जो कृषि पर आधारित है, कृषि या कृषि उत्पादों पर आधारित है। बावजूद इसके पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का रोना रोया जाए या फिर राजनीतिक मुद्दों का, आपको रायपुर प्रदेश में जांजगीर की बात कर रहा हूँ, जांजगीर जिला मुख्यालय की बात करूँ, जांजगीर जिला एक कृषि के लिए काफी सुदृढ़ माना जाता है। बावजूद यहाँ किसानों की स्थिति करप्शन और धांधली के बोझ के तले कृषि अपने तमाम एक बोझ से दबती हुई जा रही है। बिलाल जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसान हितैषी जो होने का छत्तीसगढ़ सरकार दावा करती है, तो वाकई में क्या सच में किसानों को लेकर कदम उठाया जा रहा है, या वाकई में किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर कदम उठाया जा रहा है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन नर्मदा जी, अगर बात छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं की जाए तो किसी तेज गति से जन जन तक पहुंच जा रहा है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है? इस मामले में सरकार कोरोना के बाद से जिस तरीके के कदम उठाए हैं वो सराहनीय निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि बिलाल जी जैसा अभी देखा जा रहा है संक्रमण दर कोरोना का लगातार कम हुआ है, जो एक अच्छी बात है। किंतु मैं आपको ये चीजों से कराना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान यहाँ पे स्थिति इस कदर भयावह थी, कोई भी रिपोर्टर यकीन मानिए वो खबरें आपको दिखाना नहीं चाहेगा, वो फुटेज नहीं दिखाना चाहेगा, क्योंकि पूरे रायपुर संभाग में, और खासकर मैं दुर्ग और बस्तर संभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतरीन नहीं थी। बिल्कुल नर्मदा, कहीं ना कहीं सरकार को जी बिल्कुल, तो जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर विकास की बात हो या फिर रोजगार की बात हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं की बात हो, तो जन जन तक पहुंचाने को लेकर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। रईस, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़े हुए मामलों को लेकर सरकार कितनी सतर्कता से कदम उठाती है, किसानों की समस्या का समाधान मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से कर रही है? जी बिलाल जी, किसानों की बात है तो किसान तो
हमेशा मैंने देखा है कि परेशान ही रहता है। मंदसौर किसान आंदोलन का केंद्र भी रहा है। बिल्कुल। शिवराज ने यहाँ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक आंदोलन किया था, जिसमें 6 किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे। और उसी के बाद जो है ये आंदोलन देशव्यापी हुआ था और शिवराज सिंह सरकार को जाना पड़ा था। बाद में सरकार थी, इन्होंने किसानों का कर्ज माफी की बात करके सरकार की और उन्होंने दावा भी किया था सूची जारी की। बाद में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि कमलनाथ सरकार ने जो है किसानों को कर्ज माफ नहीं किया, छलावा किया, हम किसानों को कर्ज माफ कर रहे हैं। हालांकि अभी भी किसानों का तो ये कहना है कि उनका कर्ज पिछली सरकार ने कुछ माफ किया था, जो बकाया कर्ज है वो अपनी वसूली हो रही है। और यूरिया और डीएपी को लेकर अभी चूंकि बरसात का सीजन है और बुआई हो चुकी है तो पौधों में खाद देना है। डीएपी और यूरिया को जो जितने भी यहाँ वितरण के सहकारी संस्थाएं उनके माध्यम से किसानों को मिलना चाहिए। तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इसकी हमेशा कमी बनी रहती है और किसानों को लाइन लगा के लेना पड़ता है। कई बार तो आंदोलन भी हुए और फिर किसानों को कहीं ना कहीं जो है इससे ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ता है ऊंचे दामों पे। हाल ही में मंदसौर के पास एक जगह दरोदा, वहाँ नकली खाद बेचते हुए कुछ व्यापारियों के जिला प्रशासन छापामार कार्रवाई की, उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हुई है। तो किसान तो कहीं ना कहीं परेशान रहते ही है। सरकार जो लोग लुभावन वादे करती है वोट लेने के लिए, कहीं नहीं कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उन्हें दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। नर्मदा जी, आप नेशन 24 न्यूज के माध्यम से इस पूरे कोरोना काल को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जनता आपको सुन रही है। जी, मैं आप जनता से यही बात और सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि हमने जैसे तैसे सरकार के, केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के सहयोग से कोरोना के 2 लहरों का सामना किया। कोरोना के 2 लहरों से हमने रूबरू हुए और काफी भयावह स्थिति थी। अभी जो दूसरी लहर का संक्रमण दर कम जरूर हुआ है, अब तीसरी लहर की संभावना और आशंका जताई जा रही है। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, लगातार जब तक सुरक्षा है तब तक बचाव है। मास्क का, सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का, चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन का, निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सरकार की जो कोरोना जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका हम सबको पालन करना चाहिए और जो योजना है उसको धरातल पर उतारने को लेकर भी सरकार को सजगता के साथ, सतर्कता के साथ कदम उठाना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि आपने बड़े विस्तार हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ कहां-कहां मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। बड़ा अहम सवाल ये भी फिर निकलकर सामने आता है कि सरकार जो दावे करती है योजनाओं को लेकर और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वाकई में उनका सीधा फायदा आम जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इसका भी विश्लेषण करना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।